होम लोन आखिरकार होता क्या और किस पर मिलता है? तो इसके अगेंस्ट बैंक मेरे को एक सैंक्शन लेटर बना के देगा। पहला स्टेप ही ये है। या अगर मान लो जिस दिन रजिस्ट्री होनी है उस दिन बची हुई रकम मैं अरेंज नहीं कर पाता, तो मैंने जो 27.5 लाख रुपए दिए हैं वो गए मेरे। आप कह रहे हो ना ये चीज़ तो कि 1,10,00,000 की प्रॉपर्टी है जिसके अगेंस्ट मेरे को 70 लाख का लोन दे दो, लेकिन बैंक कहेगा कि यार पता लगे प्रॉपर्टी बाजार में जाके निकले ही सिर्फ 30 लाख रुपए की। सैंक्शन लेटर तो आ गया, बट बैंक फिर भी बोलते कि हम आपके पैसे डिसबर्स नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बैंक तो बोलता रहेगा, बैंक तो डराता है ना सिर्फ। तो सर कितना लोन मिल जाएगा, मतलब सैलरी जो पे आपकी डिपेंड महीने रहेगा की ना वो? कमाई है उसका 60 टाइम्स कर लो, उतने मैक्सिमम लोन के लिए आप एलिजिबल हो। कि इनकम पे ही डिपेंड करता है। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम होम लोन के बारे में एक एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा तो उसको पूरी की पूरी श्योरिटी हो जाएगी होम लोन के बारे में, मतलब कि उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया है जिनको आप काफ़ी टाइम से फॉलो भी करते होगे यूट्यूब पर। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा स्वागत करूँगा अंकित जी का। अंकित जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो अंकित जी, सीधा हम वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि आखिरकार होम लोन होता क्या है। मतलब किसी के मन में डाउट होता है कि जैसे किसी बंदे का प्लॉट है, उसको उस पर घर बनवाना है, तो वो भी होम लोन की कैटेगरी में आता है क्या? या फिर किसी को प्लॉट परचेज करना है, या फिर किसी के पास बना बनाया घर है उसको रेनोवेट कराना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो होम लोन आखिरकार होता क्या और किस पर मिलता है? देखो, होम लोन तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा समझा ही दूंगा। साथ में ना होम लोन के पैरेलली हम ये भी पूरा कंसेप्ट समझेंगे कि मान लो किसी को प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो बहुत से लोगों को ये तो ठीक है, गिनी चुनी बातें हैं होम लोन के अंदर कि आप बैंक में गए, आपको सैंक्शन लेटर मिल गया, फिर आपकी प्रॉपर्टी की 13 साल की प्रॉपर्टी चेन बैंक निकलवाता है, लॉयर हायर करेगा, वैल्यूएटर को हायर करेगा, है ना। ये सारी चीज़ें तो बहुत आसान है, लेकिन सबको प्रॉपर्टी परचेज करना भी तो नहीं आता। तो मैं आपको दोनों चीज़ें पैरेलल समझाऊंगा कि होम लोन तो बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है, साथ में प्रॉपर्टी परचेज करते हैं जब हम, कि हम टोकन मनी देते हैं, फिर हम बयाना देते हैं जिसे एग्रीमेंट टू सेल बोला जाता है, फिर एनओसी निकलती है तहसील में जाके, फिर उसके बाद अंत में आपकी रजिस्ट्री होती है, फिर रजिस्ट्री होने के बाद चेंज ऑफ ओनरशिप होता है, चेंज ऑफ ओनरशिप के बाद लास्ट स्टेप होता है पीटीएम यानी परमिशन टू मॉर्गेज। मतलब ये पूरा चीज़ें भी पूरा ग्राउंड लेवल पे बताओगे सारी की सारी की? मतलब आपको इससे होम लोन तो क्लियर हो ही जाएगा बैंक से कैसे मिलता है, साथ में आपको रजिस्ट्री वाला पूरा प्रोसेस भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आज की डेट में आप पकड़ के चलो उसमें भी बहुत ज़्यादा धांधलियाँ चलती हैं, आपको वो भी पता होना चाहिए कि सारा का सारा 3-4 चीज़ें इन्वॉल्व होती है। मतलब कि एक सेलर इन्वॉल्व होता है, बीच में ब्रोकर होता है, उस साइड बैंक हो गया, आपने खरीदना है, बिल्कुल मार्केट में सारी चीज़ें, मतलब जैसे आप व्हाइट में बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें ब्लैक वाइट तो चलो इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, हम कानून के दायरे में रह के ही बात करेंगे। वो सबको पता है कि अब रजिस्ट्री करानी है, अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मान लो उसकी मार्केट वैल्यू है, लोग उसकी रजिस्ट्री कराते हैं 40 लाख रुपए की, बाकी 60 लाख रुपया जो है कैश में दे देते हैं। बट इस वीडियो में हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, हम जो प्रॉपर तो मतलब लीगल, ये वीडियो बहुत ज़्यादा हाँ मतलब ये है कि इस वीडियो में होम लोन से रिलेटेड हम पूरी कोशिश करेंगे भी एक एक पॉइंट को सारा कवर कर दें। ठीक है जी, ठीक है। तो मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूँगा, इस चैनल पर ऐसे पॉडकास्ट डलते रहते हैं, तो आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। तो हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, अब जैसे सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि मान लो पहले तो काम होता है हमें बजट बनाना है। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मैं मेरा ही एग्जांपल लेके चलूँगा, ठीक है। मान लो मेरे पास आज की तारीख में 40-1 लाख रुपये पड़ा है, मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, कि 40 लाख मेरे पास खुद का पड़ा है, हो सकता है एफडी की फॉर्म में पड़ा हो सकता है मेरे पास कैश पड़ा हो, जैसा भी ऑल टुगेदर मेरे पास 40 लाख रुपया पड़ा है। अब 40 लाख रुपया तो मेरे पास पड़ा है, लेकिन अब मैं प्रॉपर्टी ढूंढना शुरू करूंगा। अभी तक मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे को क्या है, प्रॉपर्टी भी मैं बाद में ढूंढूंगा, पहले मैं अपना बजट बनाऊंगा। अब 40 लाख में मुझे पता है कुछ मिलेगा नहीं, तो सबसे पहला मैं क्या काम करूंगा, बैंक में होम लोन के लिए अप्लाई करूंगा। अब किसी भी बैंक से कर सकता हूं, चाहे मैं एसबीआई से कर सकता हूं, चाहे आईसीआईसी से, जिसमें आपका मन है आप वहां से होम लोन के लिए अप्लाई करो। मान लो मैं मान के चलता हूं कि मेरा सिबिल स्कोर देख करके, अगर आप सैलरीड हो तो देखो ये भी समझा देता हूँ, अगर कोई सैलरीड है तो उसे फॉर्म 16 देना है, उसकी सैलरी स्लिप देनी है, आईटीआर देनी है, बैंक वाला आपके ऑफिस में विजिट करेगा, देखेगा, आपके घर पे विजिट करेगा, आपके घर को देखेगा, ये सारी चीज़ें। सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो जो आपकी दुकान है, फैक्ट्री है, जो भी आपका बिजनेस है, बैंक वाला वहाँ विजिट करेगा। आप क्या बोलते हैं, आपको आईटीआर देनी है, अपनी बैलेंस शीट देनी है, ये सारी चीज़ें देनी है। मतलब कहने का भाव ये है कि आपने बैंक में होम लोन के लिए अप्लाई किया और मान के चलो कि आपको बैंक कहता है सिबिल स्कोर को देखते हुए कि 70 लाख रुपए के लोन के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है जी। तो 40 लाख रुपए मेरे पास खुद के थे, घर पे कैश पड़ा हो, एफडी हो, जो भी मान के चलो, 40 लाख मेरे पास खुद के थे, 70 लाख रुपए बैंक बोल रहा है कि मैं आपको लोन देने के लिए तैयार हूँ। तो अब पहला काम मेरा ये हो गया कि मेरा बजट तैयार हो गया,
ठीक है। भाई मैं अब जो प्रॉपर्टी ढूंढनी शुरू करूंगा वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक का मेरा बजट है ही पड़ा। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार इंटरप्ट करूँगा। हाँ। तो मतलब पहले हमें बजट डिसाइड करना होता है। हाँ। जैसे लोग क्या करते हैं, मतलब सब कुछ फाइनल करा लिया, उन्हें लगता है कि बैंक से पैसे मिल ही जाएंगे, फिर वो बाद में बैंक नहीं, में वो जाके तो देखो बैंक से जब आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो पहला स्टेप ही है ना कि बैंक आपको सैंक्शन लेटर देगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, 40 लाख मेरे पास कैश था, मैं मान लो सैलरीड हूँ, मैंने बैंक में अप्लाई किया, तो बैंक ने मेरा सिविल स्कोर, मेरी सैलरी स्लिप को मद्देनजर रखते हुए मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि बैंक ने कहा कि आप 70 लाख के लोन के लिए आप एलिजिबल हो, तो इसके अगेंस्ट बैंक मेरे को एक सैंक्शन लेटर बना के देगा। पहला स्टेप ही है। वो सैंक्शन लेटर अगले 6 महीनों तक के लिए वैलिड रहेगा। मान लो अगर मेरे को जनवरी में बैंक सैंक्शन लेटर देता है तो वो जून तक वैलिड रहेगा। भाई जून तक मैं वो 70 लाख रुपए जिस दिन बैंक को कहूंगा कि मेरे को ये प्रॉपर्टी पसंद है, आप इसके अगेंस्ट 70 लाख रुपए सेलर को दे दो, तो बैंक वो दे देगा। तो पहला स्टेप ही है ना कि सैंक्शन लेटर मेरे को मिल गया, तो मेरा बजट बन गया। अब मेरे को पता है बैंक 70 लाख तो दे ही देगा, 40 लाख मेरे पास है, तो मैं आराम से 1 करोड़ या 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख तक की प्रॉपर्टी देख सकता हूँ। तो पहला काम तो मेरा ये हो गया ना, बजट बन गया। तो बैंक का काम यहाँ अभी के लिए खत्म हो गया। भाई सैंक्शन लेटर आ गया, अब हम प्रॉपर्टी ढूंढनी शुरू करेंगे, जिसके लिए अब मैं क्या करूँगा, 99% लोग यही करते हैं, भी ब्रोकर को ढूंढेंगे, दलाल को कहेंगे कि भाई मेरे को आप प्रॉपर्टी दिखानी शुरू करो। अब हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं, मान लो अपने शहर में जोन सी भी आपको अच्छी जगह लगती है। अब मैं मान के चलता हूँ कि मेरे को प्रॉपर्टी पसंद भी आ गई, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू लेट सपोज ब्रोकर कह रहा है कि 1 करोड़ 25 लाख है, हमने उस पर नेगोशिएट किया, हमने कहा कि फाइनल 1 करोड़ 10 लाख की है, देनी है तो दो, नहीं देनी ना दो, मान लो उस पर डील सेटल भी हो गई, ठीक है, वो तो कम से कम जितना आप करवा लो। अब 1 करोड़ 10 लाख की मान लो प्रॉपर्टी मेरे को पसंद आ गई। अब मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, अभी के लिए बैंक का काम पोज है, बैंक का कोई लेना देना नहीं है, अभी बैंक ने सैंक्शन लेटर दे दिया, दैट्स इट। अब मैं दलाल को क्या करूंगा, 2 लाख रुपए दे दूंगा या 1 या 2 लाख रुपए दे दूंगा कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरे को पसंद है, ये अब किसी और को मत बेचना, मतलब मुंह जुबानी जिसको बोलते हैं, टोकन मनी जिसको बोल सकते हो आप। मैंने दलाल को 2 लाख रुपए दे दिए। अब दलाल कहेगा ठीक है जी, उसके 1 हफ्ते के बाद बयाना रखा जाता है, मतलब नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में हम बयाना बोल देते हैं, जिसे अंग्रेजी में एग्रीमेंट टू सेल बोला जाता है। अब ये बयाना क्या होता है, बयाना होता है कि जो सेलर है, अब इस वीडियो में हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि आप सेलर हो, मैं बायर हूँ, ठीक है, तो मेरे पर्सपेक्टिव में ये सारी वीडियो बन रही है, मैंने होम लोन लेना है, आप प्रॉपर्टी बेचने वाले हो, बीच में हमने किसी एक दलाल को रख रखा है। तो मैंने तो पहले 2 लाख रुपए दलाल को दे दिए थे, अभी तो मैं आपको जानता नहीं, मैं तो दलाल से प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, दलाल ने मेरे को आपकी प्रॉपर्टी दिखा दी, दैट्स इट, मैंने उसको 2 लाख रुपए दे दिए, मैंने प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी दलाल से बुक कर ली। 1 हफ्ते के बाद हम बयाने की तारीख रखेंगे, जिसे एग्रीमेंट टू सेल कहा जाता है। अब एग्रीमेंट टू सेल, दलाल बहुत से क्या कहते हैं कि 100 रुपए की स्टैम्प पेपर पे ही लिखवा लो, है ना। एग्रीमेंट टू सेल में होता क्या है, मान लो 1 करोड़ 10 लाख की प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, तो इसका 25% पैसा मैं आपको दूंगा बयाने वाले दिन, यानी 1 हफ्ते के बाद मैं आपको 1 करोड़ 10 लाख का 25%, यानी इसका 25%, 1 करोड़ का 25 लाख हो गया, और 2.5 लाख ऊपर 27.5 लाख रुपए मैं आपको दूंगा, कब, जिस दिन बयाना लिखवाएंगे, ठीक है जी। 2 लाख में दे चुका था, 25.5 लाख रुपए, मतलब ऑल टुगेदर 25% पैसा आपके पास पहुंच जाना चाहिए, किस दिन, जिस दिन बयाना लिखवाया जाएगा। बयाना इज एग्रीमेंट टू सेल। ये कहाँ से निकलेगा, ये आपके शहर में जो तहसील होएगी वहाँ पे कायदे से, तो ये 4,000 रुपए की जो सरकारी स्टैंप होती है उस पे लिखा जाता है। लेकिन दलाल क्या कहेगा, क्यों 4,000 रुपये वेस्ट करने, 100 रुपये की स्टैंप पे लिख लो, आखिरी में रजिस्ट्री वाले दिन फाड़ना ही तो होता है, कोई बात नहीं। आप बोलो कि सेलर नहीं दे रहा पैसे, भी नहीं देने, आप मान लो आप सेलर हो, आप 4,000 रुपये नहीं भर सकते, कोई बात नहीं, मैं भर दूंगा। यार जब मैं 1 करोड़ 10 लाख की प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 3,900 रुपीज़ तो बचाऊंगा नहीं। आप देखो, अगर कल को मान लो सेलर है, ये प्रॉपर्टी रजिस्ट्री वाले दिन नहीं आया, तो मेरे 27.5 लाख रुपए कौन देगा वापस? कोर्ट तो कहेगा 4,000 रुपये की स्टैंप पेपर पे क्यों नहीं लिखवाया आपने। बहुत से एडवोकेट जो होते हैं ना तहसील में बैठे होते हैं, वो भी ये कह देते हैं कि कोई बात नहीं, 100 रुपये पे लिखवा लो, अगर मान लो कोई डिस्प्यूट भी हुआ तो 3,900 रुपीज़ की जो पेनल्टी है वो भर देना, कोर्ट में केस तो लग ही जाता है। बट नहीं, हम बिल्कुल सेफ होकर चलेंगे। भाई 4,000 का कानून कहता है 4,000 के स्टैम्प पेपर पे घर का बयाना लिखवाया जाता है, तो हम 4,000 रुपये ही लिखवाएंगे। भाई ये 4,000 रुपये बचाने का टाइम थोड़ी है, जब मैं यार 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो बयाना आपका निकलेगा कहाँ से, तहसील से। दूसरी बात, बयाना कोई भी बयाने का जो कागज है वो कोई भी निकलवा सकता है, खरीदने वाला भी बेचने वाला भी, लेकिन कायदे से निकलवाता किसका बनता है कानून के हिसाब से, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है। क्योंकि यार बेचने वाला ही तो वो ऑर्डर दे रहा है ना कि मैं तैयार हूं बेचने के लिए। मैं अगर खरीदने वाला हूं, मैं बयाना निकलवाया हूं, कल को सेलर ना आया तो बयाना तो सेलर के नाम से निकला होना चाहिए ना भाई, वो खुद इच्छुक है बेचने के लिए। तो आप सेलर को कहोगे कि सेलर जाएगा तहसील में, आपसे साथ चले जाओ, बयाना इसके नाम से निकलेगा, जो कागज बनेगा ना 4,000 रुपये का, वो इसके नाम से इशू होएगा। अब बयाने का कागज हमारे पास आ गया, फिर उस पर प्रिंट होता है, वो वैसे हर किसी के पास ऑटोमेटिक पड़ा होता है, कॉपी पेस्ट ही करना होता है, उसमें सब कुछ लिखा जाता है कि प्लॉट नंबर, प्रॉपर्टी नंबर जो भी आप खरीद रहे हो ये है,
इस भाई का सब आधार नंबर लिखा होगा, इनका नाम लिखा होगा, बेचने वाले का, खरीदने वाले का नाम लिखा होगा, उस पर लिखा होगा कि हम इस तारीख को 27.5 लाख रुपए इसको दे, क्योंकि 1,10,00,000 की प्रॉपर्टी तो उसका 25% दे रहे हैं, इतना पैसा मैंने दे दिया। उस पर यह भी लिखा होगा कि आज बयाना लिखा जा रहा है तो आज से 2 महीने का कोई टाइम ले लेता है, कोई 45 दिन का टाइम ले लेता है, इतने दिन के बाद रजिस्ट्री की जाएगी। ठीक है जी, तो ये सब कुछ उस पर मैंशन होएगा। ठीक है, अगर मान लो जिस दिन रजिस्ट्री होएगी उस दिन बेचने वाला नहीं पहुंचता तो 27.5 लाख रुपए मेरे तो ये वापस देगा ही देगा, ऊपर 27.5 लाख रुपए अपनी जेब से भी मेरे को वापस देगा। या अगर मान लो जिस दिन रजिस्ट्री होनी है उस दिन बची हुई रकम मैं अरेंज नहीं कर पाता तो मैंने जो 27.5 लाख रुपए दिए हैं वो गए मेरे, तो ये सब कुछ उस पर लिखा जाता है। ये प्रॉपर एक तरीका है बयाने का, जिसे हम एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं। अब हमारा बयाना हो गया, अभी तक बैंक का कोई रोल नहीं है, बैंक ने सैंक्शन लेटर दे रखा है, बस बैंक तैयार है 70 लाख रुपए देने के लिए। बस बैंक किस लिए रुका हुआ है? बैंक ये कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। उसकी पिछली 13 साल की प्रॉपर्टी चेन मेरे को चाहिए कि वो किसके नाम थी, फिर किसके नाम हुई, फिर किसके नाम हुई और अब किसके नाम हो रही है। उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, 2 भाइयों का डिस्प्यूट ना हो, है ना। प्रॉपर्टी एकदम उसके ऊपर कोई ऑलरेडी लोन ना चल रहा हो, बैंक अभी उसकी वेट कर रहा है, वो भी बताऊंगा आगे स्टेप कैसे होएगा। अभी हाल फिलहाल हम 25% पैसा बेचने वाले को दे चुके हैं, बयाना हमारा हो चुका है। अब बयाने के 1 हफ्ते के बाद हम फिर तहसील में जाएंगे और वहां से एनओसी निकलवाएंगे। एनओसीज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तहसील में मान लो ये बेचने वाले हैं तो इनकी फोटो होएगी, मेरी फोटो होएगी। ठीक है जी। एनओसी का मतलब ये है, हालांकि मैंने इनको भी 25% ही पैसा दे रखा है, लेकिन जब 1 हफ्ते के बाद एनओसी हो गई तो अब 50% प्रॉपर्टी का मालिक मैं भी बन गया। ठीक है जी, अब 50% आपके नाम प्रॉपर्टी है, 50% प्रॉपर्टी मेरे नाम पे, हम आधे आधे पार्टनर हो गए हैं। ठीक है जी। हालांकि मैंने आपको 25% ही पैसा दे रखा है, क्योंकि देखो कभी गेम आपके पाले में, कभी गेम मेरे पाले में। जब मैंने 25% पैसा दिया था तो प्रॉपर्टी में 1 रुपया भी मेरे कुछ भी नहीं था, तब विश्वास पे चल रही थी बात, अब भी विश्वास पे ही चल रही है बात। ठीक है जी। एनओसी निकल गई, जैसे ही एनओसी हमने फोटो वोटो कराई, एक अगले दिन या 1-2 दिन के बाद एनओसी इशू हो जाती है। एनओसी जैसे ही इशू होएगी, उसका कागज आएगा, आप बैंक को फोन करोगे, हाँ जी एनओसी आ चुकी है। एनओसी आप बैंक वाला कहेगा कि ठीक है मैं लॉयर का नंबर दे रहा हूँ, बैंक का एक लॉयर होएगा, आपको एनओसी उसको पकड़ा देनी है, उससे तहसील में जाके बैंक जो लॉयर होएगा वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चेन निकाल देगा, भी प्रॉपर्टी क्लीन तो है ना, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है ना, सारी चीज़ें क्लियर कर देगा। उसके लिए बैंक लगभग 3-1 हज़ार रुपये चार्ज करता है अमूमन, लॉयर की जो फीस है वो बैंक आपको गूगल पे का नंबर दे देगा लॉयर का ही, सीधे आप उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तो पहली फीस ये लगती है होम लोन लेते टाइम, ये छोटी सी फीस है। तो जैसे ही लॉयर वेरीफाई कर देगा हाँ जी प्रॉपर्टी क्लीन है, बैंक खुश हो जाएगा। बैंक कहेगा बहुत अच्छी बात है, 70 लाख रुपए जिस दिन कहोगे रजिस्ट्री है उस दिन हमारा एक एम्प्लॉय चेक लेकर के पहुंच जाएगा, सेलर को दे देगा, आप रजिस्ट्री की बस डेट बता दो, हमें अब कोई दिक्कत नहीं है, आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो वो नीट एंड क्लीन है। अब एक और बैंक समस्या लेकर के आता है, बैंक कहता है कि आप तो कह रहे हो प्रॉपर्टी 1,10,00,000 की है, पर मैं भी तो वेरीफाई करूंगा 1,10,00,000 की है या नहीं है। अब यहाँ पे लॉयर के बाद काम आता है वैल्यूएटर का। अब आप कह रहे हो कि आप कह रहे हो ना ये चीज़ तो कि 1,10,00,000 की प्रॉपर्टी है जिसके अगेंस्ट मेरे को 70 लाख का लोन दे दो, लेकिन बैंक कहेगा कि यार पता लगे प्रॉपर्टी बाजार में जाके निकले ही सिर्फ 30 लाख रुपए की, और मैं मेरे को 70 लाख रुपए दे दूं उसके अगेंस्ट, और ये बंदा कल को दिखे ही ना। तो इसीलिए बैंक अपना एक वैल्यूएटर भेजता है उस जगह पे। फिर जहां आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो बैंक का एक वैल्यूएटर जाएगा, इसके लिए बैंक 2 से 3 हज़ार रुपये दोबारा फीस चार्ज करेगा वैल्यूएटर की। वो वहाँ जाएगा, वो वहाँ जा करके ये देखेगा कि हाँ प्रॉपर्टी ये वाली है, मार्केट वैल्यू खुद निकलवा लेगा आसपास प्रॉपर्टी डीलरों से, और फिर वो वेरीफाई कर देगा कि हाँ यार 1 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है, 70 लाख का लोन दे दो। अब बैंक बिल्कुल निश्चिंत है, बिल लॉयर का भी काम हो गया, वैल्यूएटर का भी काम हो गया, प्रॉपर्टी नीट एंड क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं, एनओसी हमारी हो गई। इसके बाद आता है जब भी आप कहोगे कि सेलर बायर की आपसी वो है कि अब हम रजिस्ट्री की डेट रख लेते हैं। मान लो 10 दिन 15 दिन बाद आपने रजिस्ट्री की डेट रख ली। अब रजिस्ट्री की डेट वाले दिन आप फिर तहसील जाओगे, वहाँ पे आपकी फ़ोटो होएगी, बगल में ही मैं आपके खड़ा होऊंगा, मेरी फ़ोटो होएगी, यानी बायर सेलर की फ़ोटो होएगी, और 2 गवाह, वो जो ब्रोकर आपके होते हैं वो दोनों ही गवाह बन जाते हैं, तो 4 लोगों की फ़ोटो होएगी। उस दिन क्या होएगा कि प्रॉपर्टी आप बेचने वाले थे, प्रॉपर्टी मेरे पास आ गई, मेरे को कुल 40 लाख रुपए आपको देने हैं, जिसमें से 27.5 लाख मैं दे चुका था, बाकी जैसा भी मैं आपको कैश दूं कैसे भी दूं, मतलब जो भी है वो दे दूंगा। 70 लाख रुपए जैसे ही रजिस्ट्री हो जाएगी, रजिस्ट्री की फ़ोटो हो गई, प्रिंट निकल के आ गया, तहसीलदार उस पर स्टैम्प करेगा, साइन करेगा। जैसे ही ये कागज़ आ गए, बैंक का बंदा वहीं खड़ा होएगा, बैंक का बंदा देखेगा हाँ जी ठीक है रजिस्ट्री हो गई है, जो मेरा क्लाइंट था यानी मैं खरीदने वाला, उसके नाम पे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई। वो 70 लाख का चेक लेके खड़ा होगा, वो आपको चेक पकड़ा देगा, आप बेचने वाले हो, बैंक का चेक आपको मिल गया, चलो जी आप जाओ, आपका काम खत्म हो गया, आप जाओ चेक लगा दो। वो रजिस्ट्री भी ले जाएगा शायद? नहीं, वो रजिस्ट्री लेके, हाँ वो रजिस्ट्री भी लेके, जो रजिस्ट्री के ओरिजिनल कागज हैं वो तो लेके जाएगा ही जाएगा, साथ में रजिस्ट्री की चेन भी लेके जाएगा। मान लो सबसे पहले अमन नाम के लड़के
के पास वो घर था, अमन ने रमन को बेचा, रमन ने संदीप को भेजा, संदीप ने आपको बेचा और आपने मेरे को बेचा, तो ये पूरी की पूरी जो चेन होएगी ये भी साथ में लेके जाएगा। वो अपने पास जमा कर लेगा कब तक? जब तक आप पूरा होम लोन नहीं उतार दोगे। जिस दिन होम लोन की सारी किस्तें उतर गई, आप बैंक से एनओसी लोगे, एनओसी आपके पास आ गई, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की, आपका लोन क्लियर हो गया, आप अपने कागज बैंक से वापस ले लो। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। अब जब आपकी ये हो गई, रजिस्ट्री हो गई, फिर अगला स्टेप होता है चेंज ऑफ ओनरशिप का। अब इसमें सेलर का रोल खत्म, जो बेचने वाला है उसका रोल खत्म। लेकिन होता क्या है ना, रजिस्ट्री तो आपके नाम पे हो गई, लेकिन प्रॉपर्टी अब भी, रजिस्ट्री तो मेरे नाम पे हो गई लेकिन प्रॉपर्टी अब भी आपके नाम पे चल रही है। लेकिन चेंज ऑफ ओनरशिप में हमें सेलर की जरूरत नहीं पड़ती, मैं ही साइन करूंगा उस पर, रिक्वेस्ट दूंगा चेंज ऑफ ओनरशिप के लिए, मेरा मोबाइल नंबर जाएगा, उस पर एक ओटीपी आएगा और बस मेरे साइन पे ही प्रॉपर्टी मेरे नाम, मतलब बस कहने का मतलब है कि मैं रिक्वेस्ट दे रहा हूं, अब इस प्रॉपर्टी का न्यू ओनर मैं हूं। दैट्स इट। आपका कोई रोल नहीं है। जिस दिन रजिस्ट्री होगी, चेक मिल गया, आप घर जा सकते हो, आपको पैसे मिल गए ना, आपका काम खत्म, बेचने वाले का काम खत्म, चेंज ऑफ ओनरशिप हो गई। अब उसके बाद बैंक बोलता है कि भाई सारे काम हो गए आपके, अब इसके ऊपर पीटीएम करवा दो। पीटीएम इज परमिशन टू मॉर्टगेज। मॉर्टगेज क्या है कि आपका जो घर है, जो आपने घर खरीदा है, वो बैंक के पास गिरवी रहेगा। कब तक? जब तक आप बैंक का पूरा होम लोन नहीं चुका दोगे। तो ये आपको ही गिरवी करवाना है, ऐसा नहीं कि गिरवी हो गया। आपको जाना है तहसील में, आपको बोलना है कि मैंने मान लो एसबीआई से होम लोन लिया, तो आपको बोलना है कि एसबीआई से मैंने होम लोन लिया, एसबीआई का चार्ज इस घर के ऊपर लगा दो, जिसे हम मॉर्टगेज बोलते हैं। यानी ये घर एसबीआई के पास गिरवी है जब तक मैं एसबीआई का पूरा लोन नहीं उतार देता। ये बैंक आपको बार बार फोन करता रहेगा, भाई पीटीएम करा के दो, पीटीएम करा के दो, पीटीएम करा। तो आपने परमिशन टू मॉर्टगेज दे देना है, बस बात खत्म। आपका होम लोन चल रहा है, उसकी जो किस्त बनी है आप वो किस्त भरते चलिए, और क्या बोलते हैं अपना, जब सारी किस्तें खत्म हो जाएंगी तब आप बैंक से एनओसी ले लेना, एनओसी ले लेना और अपने कागज बैंक से छुड़वा लेना। जो आपके घर के कागज बैंक लेके गया था वो कागज अब आप वापस ले लेना। ठीक है जी। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था होम लोन का। अब इसके साथ कुछ एक चीज़ें और आती हैं, जैसे एक आपका एलटीवी का कंसेप्ट आ जाता है, लोन टू वैल्यू का। अभी तक आपने पूरा ग्राउंड रियलिटी बताई। एक मैंने आपको रियलिटी ये बताई थी कि जी कैसे काम करता है, मतलब कि रजिस्ट्री कैसे होती है, साथ में होम लोन कैसे काम करता है। अब कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी इन डेप्थ है होम लोन के अंदर, बैंकिंग टर्म्स के अंदर। जैसे आप पकड़ के चलो एलटीवी है, लोन टू वैल्यू। अब ऐसा नहीं ना कि आपको घर चाहिए 50 लाख का, आप कह दो कि 50 लाख का घर है, 50 के 50 लाख बैंक मेरे को लोन दे दे, मैं तो डाउन पेमेंट कुछ नहीं करूँगा। तो इसके कुछ कंसेप्ट है। पहला तो ये बोलता है बैंक कि अगर आप जो घर खरीदना चाहते हो, अगर उसकी वैल्यू 0 से लेकर के 30 लाख के बीच में है, ठीक है जी, तो उस केस में बैंक ये बोलता है कि इसका 90% तो हम लोन दे देंगे, 10% आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। मान लो आपके घर जो आप खरीदना चाहते हो उसकी वैल्यू 30 लाख है, तो इसका 10% यानी 3 लाख आप डाउन पेमेंट करोगे, 27 लाख बैंक लोन दे देगा। लेकिन अगर आपके घर की वैल्यू 30 लाख से लेके 75 लाख के बीच में है, तो इस केस में बैंक बोलता है कि इसका 80% मैं आपको लोन दे दूंगा, 20% डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। डाउन पेमेंट मतलब सेलर को देनी पड़ेगी। हाँ, मतलब अपनी जेब से। जैसे मान लो अगर घर 60 लाख का है तो इसका 80% यानी 48 लाख रुपए तो बैंक आपको लोन दे देगा, 12 लाख डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर घर की वैल्यू 75 लाख से ऊपर है तो इस केस में बैंक बोलता है वैल्यू बढ़ रही है घर की, थोड़ा थोड़ा मेरे को डर लग रहा है, डाउन पेमेंट आपको ज़्यादा करनी है। तो बैंक बोलता है, जैसे मान लो घर 1 करोड़ का है, तो बैंक बोलेगा 75% यानी 75 लाख तो मैं लोन दे दूंगा, बट 25% यानी 25 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये एक एलटीवी का कंसेप्ट आ जाता है। एक और कंसेप्ट आता है जैसे इंटरेस्ट रेट के ऊपर। दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और एक फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर जैसे मान लो आज रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% चल रहे हैं, आप कहते हो मैं 30 ईयर्स के लिए होम लोन लेना चाहता हूं, लेकिन मैं फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेना चाहता हूं, ठीक है जी। तो कल को चाहे होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े चाहे घटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको 9% पे मिला है तो 9% पे ही आपका होम लोन चलता रहेगा। वहीं अगर आप कहते हो मैं फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज करूंगा, तो कल को मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% से बढ़ के 10% हो गए, तो आपका भी होम लोन का जो किस्त होएगा वो किस्त बढ़ जाएगी आपकी भी। लेकिन कल को अगर होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% से घट के 8% 7% पे आ गए, तो आपकी जो ईएमआई का अमाउंट कट रहा था वो भी घट जाएगा। तो यानी मार्केट लिंक्ड हो गए वो। बढ़ते कैसे और घटते कैसे? ये तो फिर कंसेप्ट बहुत डीप में हो जाएगा, आप ऑडियंस कहेगी कि इतना डीप में जाना नहीं है। देखो वो चीज़ होती है कि वैसे रेपो रेट के इर्द गिर्द चलती हैं चीज़ें। अगर आप एक्चुअल में होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका देखो ना, तो होम लोन इज इक्वल टू रेपो रेट प्लस स्प्रेड। जैसे रेपो रेट आई गेस आज की डेट में 6.5% चल रही है, आपको होम लोन 9% पे मिल रहा है, तो 6.5% से नीचे तो कोई बैंक लोन दे ही नहीं सकता। प्लस स्प्रेड जो होता है वो होता है बैंक का मार्जिन, बैंक का प्रॉफिट। तो 6.5 और 2.5%, 2.5% तो बैंक का प्रॉफिट है, 6.5% रेपो रेट है, तो इसीलिए 9% पे चल रही है। अब कल को मतलब कि जो आरबीआई ने पैसा, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट बढ़ाता घटाता रहता है। अब कल को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आती है हर 2 महीने में एक बार,
उसमें आरबीआई रेपो रेट को 6.5% से बढ़ा करके मान लो 7% कर देता है, तो आपका होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% प्लस 2.5%, तो बढ़ के 9.5% हो जाएगा, तो महंगा हो जाएगा लोन। समझ के बात को? अब चलो ये तो बैक एंड का प्रोसेस हो गया, तो बढ़ते तो फिर ये वही चीज मैंने नॉर्मल ऑडियंस को जाननी होगी। हाँ। लेट्स सपोज किसी ने फ्लोटिंग पे लिया, अब पीछे से रेपो रेट बढ़ गया, तो मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए, तो सामने से बैंक खुद कॉल करेगा कि आप खुद नहीं कॉल करेगा, आपका ऐप यूज कर रहे हो ना, मान लो आप आईसीआईसी से लोन लिया, तो आई मोबाइल ऐप चला रहे हो, वहाँ लोन का ऑप्शन आता है, उसमें आपको आता है ना कि इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रहा है, वो अपडेट हो जाएगा ओके अपने आप से। तभी वो लोग बोलते हैं कि जैसे पीछे भी रेपो रेट बढ़ गए थे, तो हाँ। लोगों ने वीडियो डालनी स्टार्ट कर हाँ। दी कि अब 20 साल का लोन 24 साल में उतरेगा। हाँ, तो वो वही चीज़ होती है ना कि अब देखो अब क्या होता है, जैसे मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आज 9% है, कल को 10% हो गया, और आपकी अभी तक ईएमआई 9% पे 50,000 की कट रही थी महीने की, तो बैंक आपको ये कहेगा कि मान लो 30 ईयर्स का लोन है, तो बैंक आपको 2 ऑप्शन देगा, या तो ईएमआई 50,000 की रहने दो और अपना जो लोन का टेन्योर है वो 30 ईयर्स से बढ़ा के 32 ईयर्स कर लो, या फिर बैंक कहेगा कि ईएमआई को 52,000 कर लो और जो लोन का टेन्योर है वो फिर 30 ईयर्स ही रहने दो। तो 2 तरीके हैं आपके पास, या तो टेन्योर बढ़ा लो या फिर ईएमआई बढ़ा लो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगे हुए हैं तो। ऐसी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ते हुए हैं तो या तो टेन्योर घटा लो या फिर ईएमआई को घटा लो, आपके पास 2 तरीके तो सर मोटी मोटी बात ये बताओ, फिर किस पे लेना चाहिए, कि फ्लोटिंग पे लेना देखो चाहिए कि फिक्स पे ऑब्वियस सी बात है, फ्लोटिंग पे ही मिलेगा पहली चीज़ तो। अगर आज बैंक बोलता है ना कि 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं, तो ये फ्लोटिंग के बोलता है। आप जाके कहोगे ना कि 9% पे फिक्स्ड दे दो, तो फिक्स्ड का नाम सुनते ही बैंक कहेगा फिक्स्ड के नो नहीं है, फिक्स्ड तो 10.5% पे मिलेगा, आराम से 1.5% महंगा ही मिलता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि बैंक अपना भी तो सिक्योरिटी लेके चलता है ना बीच में। तो अगर हम 9% बैंक लिखते हैं ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो आज 8.5% चल रहा है, तो 8.5% फ्लोटिंग का चल रहा है। अगर आप जाएगा तो फिक्स्ड पे लेना, तो इससे 1-1.5% महंगा ही मिलेगा आपको, और फायदा भी फ्लोटिंग पे लेने का ही है। मतलब फ्लोटिंग लेना चाहिए। लेना क्या, बैंक देगा ही फ्लोटिंग आपको, सुनेगा ही नहीं आपकी बात तो को। सर एक चीज़ और बताओ, यहाँ पे ना मतलब होम लोन के अंदर ना इंश्योरेंस का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है। राइट। तो लेट्स सपोज कि मैंने होम लोन लेना है बैंक से, बट मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस भी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी है। मैं बैंक में गया, मैं कहा भाई मेरे को लोन लेना है, वो ट्राई करते हैं कि इंश्योरेंस देने के लिए, वो कहेंगे लाइफ इंश्योरेंस ले लो, मैं कहूँगा मेरे पास पहले से है, बट वो फिर भी कुछ ना कुछ अलग से इंश्योरेंस। देखो यार, एक चीज़ होती है कि आप इतना बड़ा लोन लेने जा रहे हो, बैंक के पास भी ना टारगेट है अपने, क्रॉस सेल हर किसी को करना है। आप कहोगे मेरे पास 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है ना, वो कहेगा नहीं नहीं सर, बट हमारी जो क्रेडिट टीम है ना वो मानेगी नहीं, आपका लोन डिसबर्स नहीं होएगा, आपको एक और तो लेना पड़ेगा, है ना, एक नया इंश्योरेंस तो लेना ही पड़ेगा सर, अदरवाइज हो। वो क्रॉस सेलिंग है सर। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है तो आप कहोगे हटो फिर साइड में, मैं दूसरे बैंक से ले लूँगा। आप समझ गए बात को? तो वो सारी चीज़ें अब आपके हाथ में है। कई होते हैं कि नहीं 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 यार कैंसिल मत कर देना भाई, फिर मैं पैसे कौन देगा रजिस्ट्री कराने के, तो वो सारी चीज़ें हैं। बट वैसे ये है कि अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है और आप कमाने वाले मेंबर हो, आप 70 लाख का लोन ले रहे हो, तो आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि कल को भगवान ना करे जो लोन ले रहा है उसे कुछ हो गया तो फिर पीछे फैमिली परेशान नहीं होनी चाहिए ना। बैंक तो निर्दयी है, बैंक तो फैमिली को तंग करेंगे, भाई हमारे किस्तें उतारो, जैसे भी उतारो, तो है वो सेल भी कर देंगे। तो वही चीज़ है, वो तो ऑक्शन भी करवा देंगे। तो बैंक तो निर्दयी है। आप ये समझ के चलो कि आप अगर लोन ले रहे हो और आप अकेले अर्निंग मेंबर हो, आपके बाद आपको लगता है परिवार में और कोई कैपेबल नहीं है होम लोन उतारने के लिए, तो आप फिर अपना टर्म इंश्योरेंस ज़रूर कराओ, क्योंकि भाई यही तो एक सेफ्टी है कि भगवान ना करे अगर कल को जिसके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, अगर उसे कुछ हो गया तो फिर होम लोन कौन उतारेगा? तो टर्म इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। तो सर जैसे कि आप बैंक में ही काम करते हो, तो सैंक्शन लेटर का रोल क्या रहता है? मतलब मैंने बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं कि सैंक्शन लेटर तो आ गया, बट बैंक फिर भी बोलते हैं कि हम आपके पैसे डिसबर्स नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बैंक तो बोलता रहेगा, बैंक तो डराता है ना सिर्फ। बैंक ने सैंक्शन लेटर दे दिया डे 1 पे, सैंक्शन लेटर पे सब कुछ लिखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सारी चीज़ें, आपने जो नेगोशिएशन करनी है सैंक्शन लेटर में कर लो। भाई बैंक कह रहे हैं 9% पे दूंगा, आपको लगता है 9 बहुत महंगा है, बैंक को बोलो, मान लो आपने ICICI से अप्लाई किया, बैंक को बोलो कि छोड़ो मैं HDFC से ले लूँगा, तो बैंक आपको सैंक्शन लेटर में चेंजेस कर देगा कि ठीक है हम 8.5 दे देंगे, जो आपने नेगोशिएशन करने कर लो, वहीं बात खोल लो। ऐसा थोड़ी कि आपने बयाने के 25% पैसे दे दिए, नहीं कर सकता बैंक कर ही नहीं सकता। बयाने का टाइम आ गया, पैसे नहीं, आप क्या होगी रजिस्ट्री वाले दिन बैंक मुकर जाए, नहीं मुकर सकता, बैंक मुकर ही नहीं सकता, ऐसे कैसे मुकर जाएगा? फिर सैंक्शन लेटर का मतलब ही क्या है? सैंक्शन लेटर का मतलब ही है कि बैंक तैयार है। वो बस आपको ये ज़रूर कह देते हैं डराने के लिए कि नहीं नहीं सर आपका लोन डिसबर्स नहीं होएगा, आप होल्ड पे चला जाएगा लोन, आपको ये टर्म इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। वो रोने वाली बातें हैं बालतों की बस, कि देगा तो वो घर आ करके देगा पैसा बैंक आपको। सैंक्शन लेटर का मतलब ही ये, आप कोर्ट में केस लगा दो बैंक के खिलाफ, फिर जा करके आपके 25% पैसे आपने दे रखे हैं, तो सैंक्शन लेटर का मतलब क्या है?
ठीक है। सिंपल सी बात है ना, ऐसे तो सर फिर यहाँ पर मतलब होम लोन लेने के लिए मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, मतलब कि कुछ लोग सैलरीड सैलरीड हो तो मिनिमम 21 साल उम्र है, और ठीक सेल्फ है। एम्प्लॉयड हो तो मिनिमम 18 साल उम्र है। ओके। सिंपल सी चीज़ है। अगर सैलरीड हो तो ITR चाहिए, सैलरी स्लिप चाहिए, फॉर्म 16 चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो मेन क्राइटेरिया ये है कि जिस भी बिजनेस में हो पिछले 3 साल से सेम बिजनेस में होना ज़रूरी है। ओके। ऐसा नहीं कि आपको कि पिछले साल ही धंधा शुरू किया अब लोन दे दो, नहीं मिलेगा। तो सर कितना लोन मिल जाएगा, मतलब सैलरी जो पे आपकी depend महीने रहेगा की ना वो तो? कमाई है उसका 60 टाइम्स कर लो, उतने मैक्सिमम लोन के लिए आप एलिजिबल हो। कोई मान लो 30,000 रुपीज़ पर मंथ कमाता है तो 6-18 लाख रुपए का उसको मैक्सिमम ओके। होम लोन मिल मतलब जाएगा। आपकी इनकम पे ही डिपेंड करता है जो आपकी महीने की कमाई है, सैलरी है तो सैलरी, सेल्फ एम्प्लॉयड जो ITR भरते हो जिस हिसाब से महीने की कमाई निकाल लेना, वो उसका 60 टाइम कैलकुलेट कर लो, उतने मैक्सिमम होम लोन के लिए कोई भी कस्टमर एलिजिबल है। ठीक है। तो सर मतलब सिबिल स्कोर का क्या इम्पैक्ट रहता है होम लोन सिबिल स्कोर तो सबसे मेन पार्ट है। सिबिल स्कोर, जो आपका सिबिल स्कोर है वही तो डिसाइड करेगा आपकी क्रेडिबिलिटी को कि मैक्सिमम कितना होम लोन। एक तो देखो सिंपल सी बात है, आपकी जितनी सैलरी है उतना अच्छी है उतना ही आपका सिबिल स्कोर ज़्यादा अच्छा है। अगर पास्ट में किसी ने कोई लोन डिफॉल्ट किया तो उसको कोई लोन मिलेगा ही नहीं। तो सिबिल स्कोर तो एक बेसिक क्राइटेरिया है कि होम लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, वो सारी चीज़ें तय करने के सर लिए। मतलब आज के टाइम में ना, लेट सपोज मुझे होम लोन लेना है, मैं सबसे पहले गूगल पे करूंगा बेस्ट बैंक फॉर होम लोन। तो मतलब मेरे को क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, मतलब बेस्ट कौन से बैंक क्या है? से देखो लेना सिंपल चाहिए? सी बात है, आप प्राइवेट बैंक से ले सकते हो, गवर्नमेंट बैंक से ले सकते हो, लेकिन NBFC से मत लो। ओके। जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जैसे छोटी मोटी कंपनियाँ मत लो, क्योंकि फिर क्या होता है एक आधी पेनल्टी भी अगर हमारे ऊपर लग गई, एक आधी किस्त बाउंस होगी, पता नहीं लगा, तो बेफालतू में इतनी पेनल्टी इंपोज करेंगे कि आपके लेने के देने हो जाएंगे। मेरा पर्सनली ये मानना है, बैंकों से लो जो अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं, आप SBI से लो, ICICI से लो, HDFC से लो, एक्सिस बैंक से लो, जो अच्छे बैंक है बस उनसे ले लो, सीधी सी मेरा तो ये मानना है। और इनमें भी जो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है उससे ले लो। अच्छा सर, मतलब मैंने ऐसा भी सुना है कि जैसे लोग बैंक में जाते हैं वहाँ पे जाके नेगोशिएट कर लेते हैं। लेट सपोज कोई 10% पे होम लोन दे रहा है तो बैंक में जाके मतलब आधे % का नेगोशिएशन हो जाता है, मतलब ऐसा भी होता है क्या? हाँ हाँ, मैंने बताया ना, जैसे आज की डेट में 8.5% तो अमूमन चल रहा है। अब ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपने करना क्या है, एक तो आसपास देख लो किसी ने होम लोन लिया हो तो कितने पे मिला है। जो मार्केट में आपको पता चली जाएगा, आप डायरी लो ना, सीधा 8-10 बैंकों में विजिट करो, जो सबसे कम दे रहा है उससे भी नेगोशिएट कर लो कि इतना 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 है। बस प्रोसेसिंग फीस लगती है, वो अंदाज़ा पकड़ के चलो कि 0.20% से लेकर के 0.30% तक। जैसे 70 लाख का लोन है तो इसका 0.2% कितना हो गया, 7 दूनी 14,000 रुपये हो गया। तो 14,000 रुपये बस प्रोसेसिंग फीस लगेगी, नहीं तो 0.3% लग जाएगी, 21,000 लग जाएगी। मतलब 70 लाख के लोन के पीछे 15-20 हज़ार रुपये की प्रोसेसिंग फीस लगेगी। बस यही खर्चा है, ये प्रोसेसिंग फीस का खर्चा हो गया। लॉयर का खर्चा मैंने बता दिया 3-1 हज़ार रुपये का, 2-3 हज़ार रुपये का वैल्यूएटर का खर्चा है। और टर्म इंश्योरेंस चिपकाएं तो वो चिपकाएंगे भाई, वो आपके ऊपर है। यही खर्चा है और इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। अच्छा, मेरे को यहाँ पर एक डाउट ये था, लेट सपोज मैंने ICICI बैंक से होम लोन ले लिया 9.5% पे, ठीक है, मतलब 50 लाख के ऊपर। अब मैंने थोड़े टाइम बाद चेक किया कि मतलब HDFC तो भाई 8.5 पे दे रहा है, तो मैं क्या स्विच कर सकता हूँ? हाँ, वो ICICI से? BT का केस बोलते हैं उसको, बैलेंस ऑफ ट्रांसफ़र बोलते हैं। BT में ये होता है कि मान लो आपने SBI से लोन लिया, कल को से आप HDFC में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो एक बैंक से दूसरे बैंक में अपने होम लोन को ट्रांसफ़र कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है उधर सस्ता चल रहा है। तो इसे हम बैलेंस ऑफ ट्रांसफ़र बोल देते हैं, सिंपल सा बस ये कंसेप्ट तो है। सर आपके हिसाब से अगर कोई मतलब बंदा नया है जो होम लोन लेने जा रहा है तो वो किन की पॉइंट्स पे ध्यान दे, मतलब इन शॉर्ट आप बताना चाहो तो कौन कौन की से पॉइंट्स बस हैं? यही है, जैसे जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहली चीज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरी चीज़ ब्रांड, अच्छे बैंक से लोन लो। ऐसा ना जाओ कि आपने चलती फिरती कोई नई सी कंपनी आ रही है होम लोन दे रही है, क्योंकि आप मिल जाएगा, पैसा भी दे देगी, घर भी खरीद लोगे, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा अंदर खाते कोई ना कोई छोटी मोटी पेनल्टी कहाँ से घुस के आ जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा। कि क्योंकि 1-2 साल का लोन तो है नहीं, 30 ईयर्स का लोन है। और 30 ईयर्स का मैं ये कहूँगा कि कभी मत लोन लो, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल का लोन लो, क्योंकि 30 साल में फिर वही होता है कि बहुत ज़्यादा ब्याज बन जाता है होम लोन में। तो 15 से 20 साल का लोन लो, एक इस चीज़ को आप ध्यान रखो। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ कम से कम मिले, और बस यही सारी की सारी चीज़ें हैं। सर एक चीज़ और बताओ, मतलब पिछली वीडियो हमने होम लोन की डाली थी तो उस पर कमेंट आया था कि वो ये था कि लेट सपोज किसी ने होम लोन लिया 40 लाख रुपए का, अब उसने 5 लाख रुपए पे कर दिए, अब वो देख रहे कि भाई उसके 35 लाख रुपए नहीं हुए, 35 लाख नहीं हुए। हाँ, तो होम लोन कैलकुलेटर कैसे काम करता है? देखो होम लोन अगर मान लो आप लेते हो तो सबसे पहले स्टार्टिंग में, जैसे मान लो आपकी पहली EMI 50,000 की कटी और लेट सपोज आपने 30 ईयर्स के लिए लोन लिया है, तो 50,000 की अगर पहली किस्त कटी है ना, तो 50,000 में से ये पकड़ के चलो कि मुश्किल से 4,000 रुपये ही मूलधन कम हुआ है, बाकी 45-46 हज़ार रुपये तो ब्याज चुकाने में चला गया। तो स्टार्टिंग मतलब 30 ईयर्स का लोन है ना, तो शुरू के 12-13 साल तो
सारा मोटा पैसा ब्याज चुकाने में चला जाता है, मूलधन बहुत कम होता है। फिर धीरे धीरे करके ब्याज और मूलधन दोनों बराबर कटते हैं किस्त में से, फिर जा करके अंत के सालों में फिर प्रिंसिपल ज़्यादा कटता है और ब्याज कम कटता है। समझ के बाद तो इसीलिए ये बोला जाता है कि जितना लंबा समय के लिए लोगे ना उतना ही फिर ये चीज़ें भुगतनी पड़ेगी। इसलिए बोला जाता है कि 15 साल के लिए होम लोन लो, जो कि बेस्ट टेन्योर है। ठीक है, ये चीज़ तो सर होम लोन की किस्त मतलब जल्दी से प्रिंसिपल अमाउंट खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब एक्स्ट्रा EMI भर दो बस। जैसे मान लो कोई जैसे मान लो 50,000 की किस्त है तो साल में 12 किस्तें भरोगे, 12 की जगह 13 भर दो, क्योंकि जो 13th किस्त आप भरोगे, मान लो साल में एक किस्त आप एक्स्ट्रा भर रहे हो 50,000 की, वो पूरा जो आप एक्स्ट्रा पैसा भर रहे हो वो सीधा मूलधन में से कम हो रहा है। तो ऐसा कर सकते हो आप, या फिर धीरे धीरे करके 13 की जगह 14 किस्तें भर दो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि मतलब जब आपको एक्स्ट्रा पैसा आए थोड़ा बहुत वो डालते रहो। मान लो 5,000 फालतू आ गया, 10,000 फालतू आ गया, किस्त 50,000 की है तो 60,000 डाल दिए। जो ऊपर का पैसा डालोगे किस्त से वो सीधा सीधा मूलधन को कम करेगा। जैसे मान लो किसी की किस्त 50,000 है, 50,000 में से 4,000 तो प्रिंसिपल कट गया, 46,000 पे ब्याज गया, लेकिन मैंने 50 की जगह 60,000 पे डाल दिए, तो अब 4,000 नहीं 14,000 पे मूलधन कम हो गया ना। समझ गए आप बात को? आपने 2.5 किस्तों का काम कर दिया एक ही बारी में। बिल्कुल बिल्कुल समझ गए? आपके एक्स्ट्रा 10,000 रुपये ने अगली 2.5 किस्तों का काम कर दिया। ठीक है, तो सर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँगा, आज के टाइम में मार्केट में एक टर्म चल रही है इंटरेस्ट फ्री होम लोन, कि लोग कहते हैं जैसे होम लोन पे लेट सपोज इंटरेस्ट लग रहा है 10% का, साथ साथ आप एक SIP करवा लो। सर देखो वो ना इन डेप्थ वीडियो बनाने के लिए अच्छा टॉपिक है वो। तो आप इन्वेस्टमेंट फिर कैसे भी कर सकते हो, मतलब वो तो ये चीज़ है कि आप इसमें इतना पैसा डाल दो, ऊपर का जो पैसा आप सोच रहे हो वो SIP कर लो। वो तो फिर वीडियो बनाते रहो सर, वो तो 100 तरीके हैं। आपका गोल्ड ले लो, वो तो मतलब उसके ऊपर मैं अब क्या बताऊँ अब आपको कि ठीक है वो तो अब आपके ऊपर है ना। आप कोई 50,000 की किस्त कट रही है, कमा 2 लाख रुपए रहा है या कमा 1 लाख रुपए रहा है, तो वो तो फिर आपके ऊपर है। वो सबको पता है कि मार्केट बहुत तेज़ी से चल रहा है, वो कैलकुलेटर दिखा देंगे एक ऐसा जिसके अंदर पिछले 1 साल में 100% का रिटर्न आया हो, उससे कह देंगे होम लोन देखो फ्री का हो गया। तो वो तो फिर आपके तरीके हैं सर, कैसे भी करते रहो। मेन तो यही तरीका है। आपके हिसाब से एक पर्सन को अपनी सैलरी के हिसाब से कितनी EMI बनवानी चाहिए? सर देखो मेन बात यही आ जाती है कि लेट सपोज 60% पैसा चला जाए ज़्यादा से ज़्यादा किस्तों में, 40% तो चाहिए ही होगा फिर भी घर चलाने के लिए। ये तो सर देखो हर किसी का ना, अब इन सवालों के ऊपर आप बैठे रहोगे पूरा दिन तो इसका कोई अंत नहीं है। ये वीडियोस बनाने के लिए अच्छे हैं, हर किसी को पता होता है कि मेरे को रोटी खाने पाने के लिए, हर किसी की अपनी प्लानिंग है सर। कोई बहुत मौजी इंसान होते हैं और कोई बहुत संभल के चलने वाले होते हैं। अब सबको पता है मेरे को घर के दाल चावल रोटी के लिए इतना पैसा चाहिए इतनी में किस्त। तो ये तो सर एक हर किसी का ना अपना पर्सनल अंडरस्टैंडिंग हो गई। इसमें मैं अब आपको क्या विचार दूं, मेरे आंसर्स हर किसी के लिए मैच भी नहीं करेंगे। तो वो सारी की सारी चीज़ें कितना लेना चाहिए वो तो अब आपको पता है ना, कि मेरे कितने खर्चे हैं, मैं इतना होम लोन दे सकता हूँ और इतना, वो सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल डिटेल में दिया, और होम लोन का आपने मतलब प्रैक्टिकल का पूरा जैसे कि घर सेल परचेज कैसे करते हैं, तहसील में क्या क्या होता है, 13 साल की चेन, सारी की सारी चीज़ें बताई। तो थैंक यू सो मच सर शो में आने के लिए। बाकी अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगर आपको किसी भी कमेंट का आंसर बताओ तो आप भी रिप्लाई जरूर करना, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए राइट पाथ मीन्स फोकस पाथ।